अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। एक्सेल के अंदर डेटा अलाइन नहीं हो रहा। इस अटेंडेंस शीट के हेडर्स को कैसे मैनेज करेंगे? ये तो बहुत आगे तक जा रहे हैं। No, God, please, no, no! एक मिनट, इसीलिए तो वीडियो बनाई है। आज अलाइनमेंट को खोल खाल के समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक या क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर पोस्ट करें, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। इससे हमारी रीच बढ़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी मदद कर सकें। मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है आप लोगों तक हाई वैल्यू कंटेंट लेकर आने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। सो विदाउट फर्दर इडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन होता है, नंबर्स जो है वो राइट अलाइन होते हैं, डेट्स क्योंकि वो भी नंबर होते हैं तो वो भी राइट अलाइन होते हैं, एंड बुलियन वैल्यूज यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, इसके बारे में आगे जाके लेक्चर्स के अंदर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बट अभी के लिए वो सेंटर में अलाइन होती हैं। वैसे तो हमारे पास अलाइनमेंट का पूरा एक ग्रुप मौजूद है होम के टैब के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट्स को। तो ये मेरे पास जो है वो हेडर्स हैं। मैं इनकी रो की हाइट को जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि चेंजेस जो है वो हमें प्रॉपर्ली नजर आए। थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट। अब हेडर्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ मैं वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर अगर टॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरे हेडर्स टॉप अलाइन हो गए सेल के अंदर, ये सेंटर अलाइन हो गए और ये जो है वो बॉटम अलाइन हो गए। मैं वापस से इसको सेंटर कर देता हूं और मैं रो की हाइट को जो है वो भी ऑटो फिट कर दूंगा। यहाँ से डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस से ऑटो फिट हो जाएगी। तो ये था हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। अगली चीज हमारे पास है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को समझने के लिए मैं इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, डेजिग्नेशन को पकड़ के जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि सारे कॉलम बराबर विड्थ के हो जाएं और आपको चेंजेस जो है वो इजीली नजर आ सकें। अब मैं अपनी हेडर वाली रो को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ इसको अलाइन करना है अपने हेडर के रो को, और यहाँ से मैं अगर लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे आप देखें लेफ्ट हो गए। यहाँ मैं मिडिल के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेंटर हो गए, और यहाँ मैं राइट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये सारे राइट हो गए। मैं वापस से इसको मिडिल कर देता हूँ और अपनी जो कॉलम की विड्थ है उसको ऑटो फिट कर दूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या करता है? ये आपके डेटा को रैप कर देता है। नहीं आया समझ? स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये मेरे पास ग्रॉस सैलरी का एक कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि ये ग्रॉस के बाद जो सैलरी लिखा है ये सैलरी ग्रॉस से नीचे आ जाए। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब रैप टेक्स्ट एक्टिवेट हो गया है। अभी तो कोई चेंजेस नजर नहीं आए, लेकिन मैं थोड़ी रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ जरा ताकि रैप नजर आ सके। और अब मैं इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा छोटा करता हूँ तो आप देखें ग्रॉस के नीचे सैलरी आ गया और नंबर्स जो है वो हमारे सारे ठीक है, कोई कट ऑफ नहीं हो रहे, और ये कहलाता है हमारा रैप टेक्स्ट। मैं रैप टेक्स्ट को वापस से ख़त्म करने के लिए दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो रैप टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। कॉलम को ऑटो फिट कर दूंगा और यहाँ से रो को भी ऑटो फिट कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट रोटेशन। टेक्स्ट रोटेशन क्या करता है? ये टेक्स्ट को घुमा देता है। मैं समझाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। ये वो शीट है जो हमने इंट्रो में भी देखी थी। ऊपर अगर आप देखें तो मेरे पास डे के नाम लिखे हुए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे एंड सो ऑन, और नीचे मेरे पास जो है वो मंथ में डे का नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब अगर आप इस डेटा को देखें तो इसकी विड्थ जो है वो बहुत आगे तक जा रही है। अगर एडिटर आपको जूम आउट करके दिखाएगा तो आपको नजर आएगा कि ये कितने आगे तक जा रहा है। एक स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा तो एक पेपर पे कैसे प्रिंट होगा ये? अब चैलेंज हमारे पास यही है कि इसको हमें छोटा करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे डेज जो है उनको सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कंट्रोल होल्ड करूंगा, शिफ्ट होल्ड करूंगा और राइट एरो प्रेस करूंगा तो मेरे सारे जो है वो सेल सेलेक्ट हो गए। और अब ये जो AB के नीचे एरो लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ मेरे पास रोटेशन के कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। क्लॉकवाइज आप देखें ये घूम गया, ये क्लॉकवाइज था, ये काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आप देखें तो टेक्स्ट मेरे पास इस तरह से रोटेट हो रहा है, नीचे से ऊपर तक आ गया। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इन सारी कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से Alt+OC+A करूंगा तो आप देखें कि ये मेरी जो विड्थ है वो छोटी हो गई। पहले कितना बड़ा आ रहा था और अब ये कितना छोटा हो गया। अच्छा अभी भी जो है वो ये चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्लियर पढ़ने में नहीं आ रहा। तो मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करूंगा और वापस से अपना वही रोटेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वर्टिकल टेक्स्ट एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें कि हर जो अल्फ़ाबेट है वो उसके नीचे आ गया, मंडे, ट्यूसडे, और ये काफ़ी क्लीन लग रहा है दिखने में भी और पढ़ने में भी आसानी है। अब मैं वापस से जो है वो इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक करूंगा ताकि ऑटो फिट हो जाए। आप देखें ये और छोटा हो गया। अच्छा यही सारे ऑप्शंस जो हमने अभी यहाँ से एक्सप्लोर किए हैं, अगर मैं Ctrl+1 दबाऊंगा और यहाँ से अलाइनमेंट के टैब में आऊंगा फॉर्मेट सेल की विंडो के अंदर, तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास रोटेशन के ऑप्शन है। अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, ओके प्रेस करूंगा तो देखें ये वापस से रोटेट हो गया Ctrl+1। और अगर मैं टेक्स्ट को जो
जो है वो वर्टिकल अलाइन कराना चाहता हूँ तो वो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो आप देखें वापस से वही हमारे पास पिक्चर आ गई। अच्छा, ये मसला तो हल हो गया, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। मुझे ये जो रो की हाइट इतनी ज़्यादा जो है वो बड़ी हो गई है ना, मुझे ये अच्छी नहीं लगती। तो एक दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं ये काम करूँगा तो कैसे करूँगा। ये वही मेरे पास अटेंडेंस शीट है। इसमें मैंने किया ये है कि मैंने डेज के जो फर्स्ट लेटर थे उनको ले लिया। मंडे का मैंने एम ले लिया, ट्यूसडे का मैंने टी ले लिया, वेडनेसडे का मैंने डब्ल्यू ले लिया। अच्छा, टी क्योंकि 2 बार आता है, एक ट्यूसडे और एक थर्सडे, तो थर्सडे में मैंने टी एच ले लिया। इसी तरीके से एस मेरे पास 2 बार आता है, सैटरडे एंड संडे, तो मैंने संडे का जो है वो एस यू ले लिया। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, इन सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और फिल हैंडल की मदद से मैं इसको ड्रैग कराऊंगा। अच्छा, जैसे ही मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया तो फिल हैंडल क्या कंसीडर करेगा कि ये एक पूरी रेंज है मंडे से लेके संडे तक, और उसी को वो आगे ड्रैग करेगा। फिल हैंडल के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। आप इस वीडियो के बाद जाके उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत काम की चीज है। तो अब मैं यहाँ से इसको फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करूंगा, आगे तक ले जाके इसको रिलीज करूंगा, तो आप देखें इसने पूरी सीरीज जो है वो जनरेट कर दी है। अब मैं इनके कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा और ऑटो फिट करा दूंगा, तो आप देखें कि ये और छोटे हो गए। और अब अगर यहाँ पर कोई बंदा अटेंडेंस के अंदर लिखता है, जैसे मैं यहाँ ए लिखता हूँ फॉर एब्सेंट और यहाँ मैं पी लिखता हूँ फॉर प्रेजेंट, तो आप देखें कि ये आ गया है। इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए मैं कंट्रोल सी करूँगा, इस सेल की जो है विड्थ को कॉपी करूँगा और मैं आगे तक चला जाऊँगा, शिफ्ट को होल्ड करके आगे तक सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ मैं पेस्ट स्पेशल दबाऊँगा, कंट्रोल ऑल्टर वी, तो आप देखें मेरे पास ये पेज स्पेशल की विंडो आ गई। यहाँ पे मैंने करना क्या है कि मैंने इस कॉलम की जो विड्थ है उसको बराबर कर देना है सारे कॉलम्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कॉलम विड्थ के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, ओके प्रेस करूँगा, तो अब आप देखें ये सारे स्क्वायर की तरह के ब्रैकेट्स बन गए और सब बराबर लग रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इंडेंटेशन का। इंडेंटेशन क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो मैंने एक कैटेगरी बनाई हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स की और उसके नीचे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हेडफोन, इसी तरह फर्नीचर की है और इसी तरीके से क्लोथिंग की है। अब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये बेसिकली बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के, लेकिन ये नज़र नहीं आ रहे, मतलब सही से समझ नहीं आ रहे। मैं क्या करूँगा, मैं इसकी इंडेंटेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा तो ये ऐसा फील होगा कि जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कैटेगरी है। मैं यहाँ से इंडेंटेशन को जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ ये ऑप्शन से। जैसे ही मैं यहाँ से इंडेंटेशन इंक्रीज कराऊंगा, मैंने 3 बार क्लिक किया, 3 टाइम्स मैंने इंडेंटेशन को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। इसी तरीके से मैं सबकी इंडेंटेशंस को बराबर 3 टाइम्स इंक्रीज करूँगा, 1 2 3, और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा 1 2 3। अब आप देखेंगे ये प्रॉपर्ली नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है और ये इसकी सब कैटेगरी है। अच्छा, ये इंडेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेल ने सेल के अंदर जाके कोई स्पेस दे दिया है। अगर मैं सेल के अंदर F2 दबाऊं और स्टार्ट में आपको दिखाऊं तो देखें यहाँ कोई ब्लैंक स्पेस मौजूद नहीं है। तो स्पेस दे के आप इंडेंट कर सकते हैं, लेकिन वो इंडेंटेशन नहीं कहलाती, इंडेंटेशन यही कहलाती है। और बाद में जब आप फॉर्मूला सीरीज की तरफ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने बीच में स्पेस दिया हुआ है तो वो फॉर्मूले के अंदर एज अ टेक्स्ट रिकग्नाइज होता है, तो वो मैच नहीं कराएगा आपका। अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई स्पेस लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा स्पेस है, तो मोबाइल फ़ोन और एक्स्ट्रा स्पेस वाला मोबाइल फ़ोन ये दोनों सेम नहीं होते एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है श्रिंक टू फिट का। श्रिंक टू फिट अप्लाई करने के लिए मैं डेजिग्नेशन के ऊपर श्रिंक टू फिट अप्लाई करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉलम यही है। और यहाँ मैं कंट्रोल को होल्ड करूंगा, शिफ्ट को होल्ड करूंगा और डाउन एरो दबाऊंगा तो मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और अब मैं कंट्रोल 1 दबाऊंगा फॉर्मेट सेल की विंडो को ओपन करने के लिए। यहाँ अलाइनमेंट के टैब के अंदर यहाँ मेरे पास ऑप्शन है श्रिंक टू फिट का। इसको अगर मैं चेक लगा दूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो बज़ाहिर अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब देखो जैसे ही मैं कॉलम की विड्थ को छोटा करूंगा तो आप देखो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोटा हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो उतने ही साइज का है, मतलब थोड़ा कम छोटा हुआ है, लेकिन ये भी छोटा हुआ है। अच्छा, क्या ये सिर्फ छोटा करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। सिर्फ अगर आप सेल की विड्थ को कम करेंगे तो ये स्मॉल करता चला जाएगा। देखें आप, ये कितने स्मॉल हो गया। और अगर आप सेल की विड्थ को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओरिजिनल साइज़ जो मैंने 11 फॉन्ट इधर सेलेक्ट किया हुआ है वहाँ तक ही बढ़ेगा। अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर ये और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये प्रैक्टिकली इतना यूज़ नहीं होता श्रिंक टू फिट, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन है तो मैंने बोला मैं आपको बता दूं। मैं तो कभी इसको यूज़ नहीं करता। मैं इसको ऑटो फिट कर दूंगा डबल क्लिक करके, और श्रिंक टू फिट को ख़त्म करने के लिए मैं वापस से कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो दबाऊंगा, कंट्रोल 1, और यहाँ से चेक हटा दूंगा, ओके प्रेस करूंगा। अब अगर मैं सेल को छोटा करूंगा तो आप देखें सेल कट गया लेकिन छोटा नहीं हुआ। मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा अंडू करने के लिए। अब देखते हैं हम मर्ज सेंटर को। इसको यूज़ नहीं करना भाई, बताता हूँ क्यों। ये मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर लिखा हुआ है। अब मैं चाहता ये हूँ कि ये एम्प्लॉय मास्टर जो है वो इन सारे, क्योंकि मेरा डेटा यहाँ तक स्प्रेड है तो यहाँ तक जो है वो ये मर्ज और सेंटर हो जाए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज सेंटर पे क्लिक करूंगा एंड आहा, सो कूल। बिल्कुल भी कूल नहीं है, बताता हूँ क्यों।
अब अगर आप देखें, मुझे अगर डेजिग्नेशन का कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल को होल्ड करूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा एंड ओहो, ये तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। मुझे तो सिर्फ एक कॉलम सेलेक्ट करना था। अब ये क्यों हो रहा है? बेसिकली D1 नाम का कोई सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। D1, C1 और B1 ये सारे मर्ज हो गए A1 के अंदर। अगर मैं यहाँ सेल के ऊपर एड्रेस बार के अंदर D1 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो वो A1 पे चला जाएगा। मुझे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए माउस से फोर्सफुली D के हेडर के ऊपर आके सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं कीबोर्ड से इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता। और इसी वजह से एक्सेल के जो ऑफिशियल टेबल के अंदर आप मर्ज सेंटर टेबल के अंदर यूज ही नहीं कर सकते। इसका एक ऑल्टरनेट है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले हम एक दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं मर्ज अक्रॉस का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने देखे मल्टीपल सेल्स को जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। अब अगर मैं मर्ज सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एक सेल बन जाएगा। मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना। मैं चाहता हूँ कि ये रो बाय रो मर्ज हो, तो मैं एक एक रो को पकड़ के मर्ज करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। मर्ज सेंटर के बाद अगर आप देखें, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये रो बाय रो यहाँ पर मर्ज हो गया है। अकाउंटेंट्स जो हैं वो यूजुअली अपने हेडर्स को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो उनको मर्ज सेंटर की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मर्ज सेंटर जैसा रिजल्ट अचीव करें तो आपके पास एक ऑल्टरनेट है, और वो क्या है कि मैं जैसे ये पूरी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां तक मेरा डेटा स्प्रेड है, और अब मैं कंट्रोल 1 दबाऊंगा फॉर्मेट सेल की विंडो खोलने के लिए। अलाइनमेंट के टैब के अंदर हॉरिजॉन्टल के ग्रुप के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन दबाऊंगा तो नीचे मेरे पास ऑप्शन है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो आप देखें वही सेम टू सेम जैसे मर्ज सेंटर का रिजल्ट था वैसा ही रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल गया है। अब इसको क्विकली चेक करने के लिए मैं वापस से डेजिग्नेशन पे आके कंट्रोल होल्ड करके स्पेस बार दबाऊंगा तो आप देखें उसने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ना के डेटा। और ये जो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का फीचर है ये आपका ऑफिशियल एक्सेल टेबल के अंदर भी काम करेगा। अब एक छोटा सा इशू है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अलाइनमेंट से रिलेटेड। अगर आप स्क्रीन पे देखें आपको सैंपल नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मैंने इन नंबर्स को नंबर में, करेंसी में और अकाउंटिंग में फॉर्मेट किया हुआ है। अच्छा, ये फॉर्मेट कैसे किया है मैं आई बटन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। मैंने डिटेल में बताया कि इनके बीच में क्या फर्क है और इनको कैसे फॉर्मेट करते हैं। पहले ये समझ लो, उसके बाद जाके वीडियो देखना। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अभी अगर आप देखें मैं इन सेल को सेलेक्ट करता हूं और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं है, ये डिफॉल्ट अलाइन हुआ है विच इज अलाइन टू द राइट। नंबर्स को सेलेक्ट करके अगर मैं लेफ्ट या सेंटर अलाइन करूंगा तो आप देखें कि वो हो रहा है। मैं सेंटर अलाइन पे दोबारा क्लिक करूंगा ताकि वो डिफॉल्ट पे चला जाए। और करेंसी पे ऊपर अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर भी आप देखें कि ये लेफ्ट भी अलाइन हो रहा है, सेंटर भी अलाइन हो रहा है और राइट अलाइन जो कि डिफॉल्ट है। मैं इसको क्लियर कर दूंगा तो ये डिफॉल्ट पे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं अकाउंटिंग के फॉर्मेट को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ अगर अब मैं लेफ्ट अलाइन का बटन दबाऊंगा तो आप देखें ये नंबर्स लेफ्ट अलाइन नहीं हुए। मैं सेंटर दबाऊंगा तो आप देखें सेंटर भी अलाइन नहीं हुआ। मैं चेक को हटा देता हूँ ताकि डिफॉल्ट हो जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नंबर्स जो हैं वो हमेशा राइट अलाइन ही होते हैं। शायद इसी वजह से अकाउंटिंग के फॉर्मेट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इसको फोर्सफुली राइट अलाइन रखा है। आप इसको सेंटर या लेफ्ट नहीं कर सकते। वैसे तो नंबर्स जो हैं वो राइट अलाइन ही प्रोफेशनल लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी ज़रूरत है कि आप उसको सेंटर में या लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो आप नंबर या करेंसी इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।